नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। हाल ही में दिनों में बैंकों का विलय किया गया है, जिसके अंतर्गत कई सारे बैंकों को विलय करके कुछ बैंक आपस में मर्ज कर दिए गए हैं। उनके बारे में वीडियो लेकर के आया हूँ। इस विलय के बाद में हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर उन विलय के क्या कारण रहे, उनका परिणाम क्या होगा और आखिर ये जो उनके ग्राहक हैं उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस बैंक में किसका विलय किया गया। वो आपके स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आ रहा है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। जैसे पीएनबी में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय कर दिया गया है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया है, और उसी तरीके से सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया है, और इलाहाबाद बैंक का विलय जो है वो इंडियन बैंक में कर दिया गया है। तो ये हो गया विलय की जो बातें जो मैंने बताई। अब इसके कारण क्या है और इसके परिणाम क्या है, उनके बारे में बताएंगे। कारणों की दरअसल बात करें कि दरअसल काफ़ी लंबे समय से जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं वो सब घाटे में चल रहे थे। उनका कारण यही कि उनका एनपीए बढ़ता चला जा रहा था। एनपीए का मतलब यही कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे जो बैंकें लोन देती हैं और उनकी वसूली वगैरह नहीं कर पाती, तो बैंक क्या होते हैं कि वो लोन उनका एनपीए चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो बाकी जो उनको तो डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जो बैंक होती है वो घाटे में चली जाती है, इसलिए उनका एनपीए बढ़ता चला जाता है। विलय के बाद में क्या होगा, विलय के बाद की स्थिति ये होगी कि जब दो बैंकों को आपस में विलय कर दिया जाएगा तो उनका जो घाटा है बराबर बराबर दोनों में बढ़ जाएगा। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ आपको कि मान लीजिए जब किसी बैंक की 100 शाखाएं चलती हैं, मान लीजिए पीएनबी की 100 शाखाएं हैं और उसके साथ में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की 100 शाखाएं चलती हैं। उन दोनों 100 शाखाओं में अगर जो चल रही हैं, तो अगर जो जब मर्ज के बाद में क्या होगा, उन सिर्फ 100 शाखाओं को रखा जाएगा। जब दो बैंक आपस में मिले होंगे तो लोगों के खाते वगैरह ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो क्या होगा कि जो 100 शाखाएं बंद होगी तो उनका जो खर्चा वगैरह जो आता था उनको चलाने के लिए वो काफ़ी बच भी जाएगा। एक कारण तो ये कहा जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों का ऐसा, जो बैंक से संबंधित जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए कम से कम बैंक होना भी आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादा बैंकें क्या करती हैं, ज़्यादा रिस्क भी होता है। एक तो कारण ये भी बताया जाता है। दूसरा, अगर जो हम बात करेंगे इसके परिणामों की बात करें, तो परिणामों की अगर जो हम बात करें तो परिणामी दूरगामी भी हैं और कुछ आपको तुरंत में भी दिखेंगे। अगर जो परिणाम की बात करें तो बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। बेरोजगारी की दर बढ़ेगी तो उसका कैसे बढ़ेगी उसको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो जितने भी बैंक सेक्टर की जो जॉब वगैरह आती थी, जो बैंक बंद हो गए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, कॉर्पोरेशन बैंक ले लीजिए, ये सब क्या होगा, इनके जो आने वाले समय में जॉब क्या होंगी, इनमें कम हो जाएंगी। हाँ, छटनी नहीं होगी, ऐसा बैंक का कहा गया है कि जितनी भी बैंक है उनकी छटनी वगैरह नहीं की जाएगी कर्मचारियों की। लेकिन अगर जब छटनी नहीं की जाएगी तो इसके आगे की भी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जब बैंकों के मर्ज करने की वजह से क्या होगा कि नई जो बैंक के कर्मचारी हैं उसे बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि कर्मचारियों की अधिकता हो जाएगी। हर एक कर्मचारी अपने अलग अलग बैंक में काम करने का आदी है, वो उसी बैंक में काम करने का आदी है। अब एक जब ब्रांच में, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, 100 बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के हैं और 100 जो उसकी ब्रांच हैं वो किसकी हैं, वो पीएनबी के हैं। लेकिन जब विलय के पश्चात क्या होगा कि जो 100 कर्मचारी, जो 100 ब्रांचें बंद हो गई, उनकी कर्मचारियों को 100 दूसरे में उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जो 100 ब्रांच में जितने कर्मचारी काम करते थे, अब उसके दोगुने कर्मचारी उसी में काम करेंगे। तो आने वाले समय में ऐसी, कहने का मतलब यही है कि कर्मचारियों की अधिकता होने की वजह से क्या होगा कि आपसी सामंजस्य बिठाने में भी थोड़ा सा कठिनाई होगी। दूसरा कारण में अगर जो मैं और आपको बताऊं, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की दर मैंने जैसे आपको बताया कि बढ़ेगी, और उसके कर्मचारियों की संख्या भी क्या होगी, एक एक बैंक की शाखा की बात करें तो कर्मचारियों की संख्या वगैरह वहाँ पर बढ़ जाएगी। ऐसा भी माना जा सकता है कि वहाँ पे कर्मचारी बढ़ेंगे, असमंजस बिठाने की वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि बैंक जो मर्ज हो जाएंगे तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। फ़ायदे ये होंगे कि जो घाटे के बैंक चल रहे थे, जो आने वाले समय में भी लोन वगैरह जो दे रहे हैं, उनमें क्या होगा कि वो घाटा वगैरह जो होता था वो अब लगभग पैरेलल हो जाएगा, घाटे की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन साथ में बैंकों को निर्देश भी दिए जाने की ज़रूरत है कि जैसे जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो प्राइवेट बैंक हैं वो जल्दी घाटे में नहीं जाते। उनकी बात यही है कि अंत तक जिस भी बैंक को, मतलब किसी भी शख्स को जब वो लोन देते हैं तो उसकी तह तक चले जाते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह पूरी अच्छे से चेक करते हैं। लेकिन जो सरकारी बैंकों में ऐसी सुविधा नहीं होती है, आप समझ सकते हैं कि वो क्या करते हैं कि ऐसे ही दे देते हैं। खैर, अगर जो हम बात करेंगे बैंकों के मर्ज की बात, तो सबसे पहले 1991 में एम नरसिम्हन समिति बनी थी, जिन्होंने बैंक के मर्ज करने की बात कही थी। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं हो सका। उस समय आप देखेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के समय में। लेकिन जब ये बात आती है तो एनडीए की सरकार ने क्या किया, इसके ऊपर कदम उठाए और बैंकों के मर्ज करने की बात कही। ये
जो बैंकों के मर्ज करने की बात है, आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो इसको एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बताया जाता है कि कम से कम बैंक हो, तो उसी की तरफ एक सरकार का कदम कहा जा सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। देखने में आने वाले समय में देखने को जरूर मिल बातें थी बैंकों के मर्ज से रिलेटेड जो मैंने आपको दी। इसके परिणाम वगैरह आप जैसे परीक्षाओं में प्रश्न आए तो आप उसको लिख सकें कि बैंकों के विलय के परिणाम क्या होंगे, उसकी क्या आवश्यकता है, उन सब के बारे में अच्छाई क्या है और उसके जो नुकसान क्या है, उन सभी पहलुओं को आप सामने रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।